हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डिफरेंस है लास्ट टर्म से और इस टर्म में? लास्ट टर्म में हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस व्हेन देयर वाज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब स्पेस में कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी तो उस केस में हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी सिस्टम ऑफ चार्जेस की। आज हम जो केसेस लेंगे उनमें पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है स्पेस में, तो उस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो निकालेंगे। तो ये जो टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, इसमें हम तीन केसेस लेंगे। पहला, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। एक सिंगल पॉइंट चार्ज है एक्सटर्नल फील्ड में, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पर कितनी होगी। दूसरा लेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। दो चार्जेस जो हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। और थर्ड हम लेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो पहला केस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। हालांकि ये हम पढ़ चुके हैं, इसको बस रिवाइज करना है हमको। हमने पोटेंशियल एनर्जी को भी डिफाइन किया था और पोटेंशियल को भी डिफाइन किया था। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज q एट ए पॉइंट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स in bringing the charge q from infinity to that point। इन्फिनिटी से उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने में जितना वर्क करना पड़ा है चार्ज को, एक्सटर्नल फोर्स को चार्ज को लाने में, उतनी ही उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होती है। इन्फिनिटी को हमने रेफरेंस पॉइंट माना था। और पोटेंशियल को डिफाइन किया था, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन ए रीजन विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इसमें हमने क्यू चार्ज लिया था और इसमें हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया था। ठीक है, इसको हमने क्या बोला था, ये पोटेंशियल है। तो अगर पोटेंशियल किसी पॉइंट पे हमने ये लिया है, ओरिजिन है ये ओरिजिन है ये, और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका कि पोजीशन वेक्टर r है, ये p पॉइंट है, और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है इस रीजन में। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब हर पॉइंट पे कोई पोटेंशियल की वैल्यू होगी। तो पोटेंशियल अगर इस पॉइंट पे हमने Vp ले लिया है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हमको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से P तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, इतना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। इन्फिनिटी से P तक लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है हमको, जितना इसका पोटेंशियल है। ठीक है, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q चार्ज, अगर हम 1 कूलम चार्ज की जगह Q चार्ज लेके आए, कहाँ से, इन्फिनिटी से P तक, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, हम इसे Q से मल्टीप्लाई कर देंगे, Q इंटू Vp। ठीक है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई उस चार्ज की, Q इंटू Vp। Q क्या है, जो चार्ज लाए थे हम, Vp क्या है, जिस पॉइंट पे लाए हैं उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है। या हम लिख सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है U से रिप्रेजेंट करते हैं, U इज इक्वल टू Q इंटू VR। Q चार्ज को अगर हम VR क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर R। अगर किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R है तो उस पॉइंट पोटेंशियल अगर हम VR मान लें और Q चार्ज को उस पॉइंट तक लाएं, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। इसको ऐसे याद कर सकते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये हमने यूज भी किया है, जब लास्ट टर्म पे हमने न्यूमेरिकल्स किए थे तो उसमें हमने ये यूज किया था कि हमने डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी सिस्टम ऑफ चार्जेस के। अच्छा, इससे हम डिफाइन कर सकते हैं एक ये एनर्जी की नई यूनिट जो कि है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं P और Q, और कहाँ पर रखे हुए हैं ये, कहाँ पर हैं ये पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड में है।
इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इसका मतलब यहाँ भी कुछ पोटेंशियल होगा और यहाँ भी कुछ पोटेंशियल होगा। Vp जो है इस पॉइंट पे पोटेंशियल है और Vq जो है Q पॉइंट पे पोटेंशियल है। अब अगर हम एक चार्ज को किसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाएं तो हमें वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क कैसे निकालेंगे हम? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, जिस चार्ज को हम ला रहे हैं इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को P पॉइंट से Q पॉइंट तक लेके जाएं तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P टू Q, कितना वर्क करना पड़ेगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी है। चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? E, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V है। ये डेल्टा V किसके इक्वल है? E इंटू Vp माइनस VQ, जितना भी इनका पोटेंशियल डिफरेंस है उतना हमें वर्क करना पड़ेगा। अब अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर ये 1 वोल्ट हो जाए तो जो वर्क करना पड़ेगा हमको, उसको हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो एक एनर्जी की यूनिट बन जाती है क्या? एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट is defined as the energy gained by an electron when it is accelerated by a potential difference of 1 volt. अगर दो पॉइंट्स हैं उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V, दैट इज 1 वोल्ट, और हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो वो जितनी एनर्जी गेन करता है दैट इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? हमें निकालनी है अगर एनर्जी, तो एनर्जी हो जाएगी Q मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, और इलेक्ट्रॉन के लिए Q की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 10 to power minus 19 कूलम। पोटेंशियल कितने लिया है? 1 वोल्ट, तो कितनी एनर्जी गेन करी उसने? 1.6 10 to power minus 19 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इसके इक्वल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to power minus 19 जूल। ऐसा यूनिट एनर्जी की जूल ही है, लेकिन हम कुछ केसेस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूज करते हैं। कहाँ पर यूज करते हैं? जब हम एटॉमिक फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं या पार्टिकल फिजिक्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जूल की जगह हम ये यूनिट यूज करते हैं, क्योंकि जूल बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है वहाँ पे, तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं। इसी कुछ हायर यूनिट्स भी है, दैट इज किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 10 to power 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने जूल हो जाएगा? 1.6 10 to power minus 16 जूल। देन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा के लिए 10 to power 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बिकम 1.6 10 to power minus 13 जूल। देन गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 10 to power 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, you will get 1.6 into 10 to power minus 10 joules. Then tera electron volt, that is 10 to power 12 electron volt, it is 1.6 10 to power minus 7 joules. तो ये यूनिट्स जो है जब हम लास्ट में चैप्टर पढ़ेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई वाला, तब वहां पर ये यूज होंगी। तो सेकंड है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ये जो रीजन दिखाई दे रहा है आपको व्हाइट कलर का, यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड है। फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड है और यहाँ पर एक चार्ज Q1 रखा हुआ है ये, और एक Q2 रखा हुआ है B पॉइंट पे। इनके पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं R1 और R2। ये जो O पॉइंट है ये ओरिजिन है और इनके पोजीशन वेक्टर्स R1 R2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चार्जेस का R12। तो हमें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। हमने पहले भी पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी लास्ट टर्न पे दो चार्जेस की। हमने कैसे निकाली थी? पहले हम फर्स्ट चार्ज को लेके आते हैं, कितना वर्क करना पड़ता है, फिर सेकंड चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ा, टोटल वर्क डन निकाल लिया, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो इस केस में भी हमें वही प्रोसेस यूज करना है, केवल डिफरेंस क्या है, उस टाइम पर एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी ये वाली, लेकिन अब एक्सटर्नल फील्ड है। अब ये एक्सटर्नल फील्ड है तो हर पॉइंट पे पर्टिकुलर पोटेंशियल होगा। मान लीजिए ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है इसको हम ले लेते हैं VR1, और बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है दैट इज VR2। VR1 दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट ए, VR2 दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ठीक है, अब हम वही प्रोसेस करते हैं, वर्क डन निकालते हैं। पहले हम Q1 चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 चार्ज कहाँ से? फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट। इंफिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा?
वो वर्क हम कैसे निकालेंगे? वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो कितना आ जाएगा? अगर हम इसको W1 लें तो W1 विल बी इक्वल टू चार्ज Q1 था, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? VR1। तो हमको इतना वर्क करना पड़ेगा फर्स्ट चार्ज को लाने के लिए। पहला केस याद कीजिए जो हमने लास्ट टर्न पे किया था, उसमें हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। तो फर्स्ट चार्ज को लाने में भी हमको इतना वर्क करना पड़ा। अब इसके बाद हम सेकेंड चार्ज लेके आएंगे, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू B पॉइंट, इन्फिनिटी से B पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? ये भी हम ऐसे निकालेंगे, कैसे? चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज कितना ला रहे हैं हम? Q2। अब पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल एक तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये वाला जो एक्सटर्नल फील्ड थी, और दूसरा अब ये चार्ज भी रखा हुआ है यहाँ पे, ये हम ला चुके हैं, तो ये भी कुछ पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा इस पॉइंट पे, B पॉइंट पे। तो दो पोटेंशियल हो जाएंगे, कौन सा? VR2। एक तो ये पोटेंशियल है B पॉइंट पे, और दूसरा पोटेंशियल कौन सा है? जो पोटेंशियल B पॉइंट पे A चार्ज के कारण है। दोनों पोटेंशियल ऐड करने पड़ेंगे हमको कि B पॉइंट पर A पे जो चार्ज रखा हुआ है उसने कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस किया। तो हम W2 निकालेंगे। W2 is equal to Q2 into VR2 plus Q2 into VBA, B पॉइंट पर A के कारण। It means W2 is equal to QVR2 plus Q2 into पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट पे? किस चार्ज के कारण ले रहे हैं हम? Q1 चार्ज के कारण। तो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है? R12। तो ये जो है हमारे पास W2 की वैल्यू आ गई कि W2 इतना होगा। नेट वर्क डन कितना करना पड़ा हमको? नेट वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर लोकेशंस। उन चार्जेस को अपनी लोकेशन पे लाने पे, यानी कि Q1 को A पे और Q2 को B पे लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा? W1 प्लस W2। W1 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? Q1 और VR1। W2 की वैल्यू कितनी है? Q2 VR2 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और ये वर्क किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं, U विल बी इक्वल टू दिस टर्म। तो क्या डिफरेंस आ गया? अब ये टर्म हमारे पास दो एक्स्ट्रा आ गई, ये वाली और ये वाली। जो हमने पहले निकाला था उसमें सिर्फ हमारे पास एक ही टर्म आई थी, जब दो हमने पॉइंट चार्जेस की निकाली थी बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये दो टर्म्स और इंक्लूड हो गई हैं उसके पोटेंशियल के कारण। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब ये डाइपोल दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम A पॉइंट मान लेते हैं, इसको B पॉइंट मान लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको x डायरेक्शन में ले सकते हैं हम, ये x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये डाइपोल AB जो है इसकी लेंथ 2a दे रखी है, और ये कितने एंगल पे रखा हुआ है? थीटा इसका एंगल है। किसका? P और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये P है, इसके बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, हमने पढ़ा था टॉर्क ऑन द डाइपोल। अब अगर ये थीटा एंगल पे है तो इस पे कोई टॉर्क लग रहा होगा, वो हम निकाल सकते हैं। कितना होगा? टॉर्क ऑन डाइपोल एट एंगल थीटा। याद होगा आपको टॉर्क कैसे निकाला था हमने? टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, या हम लिख सकते हैं कि जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा? PE साइन थीटा। P क्या है? डाइपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना टॉर्क लग रहा है। अब इतना टॉर्क लग रहा है, अगर हम इस डाइपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, कितने एंगल पे? D थीटा एंगल पे। ये जो एंगल है D थीटा, इतना घुमाएं, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क हम कैसे निकालेंगे? जनरली जब हम वर्क निकालते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जब रोटेशनल मोशन इन्वॉल्व होता है तब फोर्स की जगह टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन निकालना है हमको। वर्क डन in rotating the dipole by a small angle
डी थीटा। तो ये जो वर्क करना पड़ेगा ये कितना होगा, टॉर्क इंटू डी थीटा, कितना वर्क करना पड़ेगा। अब अगर हम निकालें किसी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन को हम θ1 मान लें और फाइनल पोजीशन को θ2, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो निकाल लेते हैं। तो वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2, इस वर्क को निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, दैट वर्क विल बी इक्वल टू, जो हमने ये स्मॉल वर्क निकाला है इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा θ1 से θ2 तक, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डी थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2, और टॉर्क की वैल्यू कितनी थी, PE sin थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ PE sin थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2, इतना इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। या हम लिख सकते हैं W वर्क डन इज इक्वल टू P कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2, और वी कैन राइट PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स हैं θ1 से θ2, या हम लिख सकते हैं PE और अपर लिमिट यानी कि माइनस कॉस थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट माइनस कॉस θ1, और वी गेट PE कॉस θ1, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस कॉस θ2। ये हमको इतना वर्क करना पड़ा। तो ये क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इतना चेंज हो गया जब हम θ1 से θ2 तक उसको रोटेट करते हैं। अब अगर हमें किसी पर्टिकुलर एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हमको उसके लिए रेफरेंस पोजीशन चाहिए। जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की थी पॉइंट चार्ज की, रेफरेंस पोजीशन हमने क्या ले लिया था, इन्फिनिटी ले लिया था, कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ता है। इस केस में जो रेफरेंस पोजीशन है वो हम लेते हैं दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों लेते हैं ये इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन थीटा को हम 90 डिग्री ले लेते हैं। यानी कि हमने क्या ले लिया है, θ1 जो स्टार्टिंग पोजीशन थी उसको हमने 90 ले लिया, और θ2 जो पोजीशन है उसको हमने थीटा ले लिया, किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पर कितना वर्क करना पड़ रहा है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे हम, दैट इज PE इंटू कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, और कॉस 90 की वैल्यू तो 0 होती है, तो U कितना आ गया, दैट इज माइनस PE कॉस थीटा, या हम लिख सकते हैं U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा, और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है और P और E दोनों वेक्टर्स हैं, तो डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस P डॉट E। ठीक है, अब हम डिफरेंट एंगल्स पर डिस्कस करते हैं कि इनकी वैल्यूज क्या होंगी। पहला हमने लिया है इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री हो तब उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस PE कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस PE। दूसरा केस अगर थीटा इज इक्वल टू 90 लें तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस PE कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0। तीसरा केस अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री लें तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस PE कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, प्लस PE। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है और यहाँ पर जो है मैक्सिमम है। ठीक है, टॉर्क हमने निकाला था, टॉर्क इस पोजीशन में कितना आया था, यहाँ पर टॉर्क जो है वो 0 था, यहाँ पर टॉर्क 0 था, यहाँ पर टॉर्क मैक्सिमम था, ये हमने जो है लास्ट चैप्टर में निकाला था। तो टॉर्क 0 था और फोर्स ऑलरेडी 0 ही होता है, तो ये पोजीशन को हमने कहा था कि कैसी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम, ये पोजीशन भी इक्विलिब्रियम, लेकिन हमने इनके नाम दिए थे क्या, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम और ये वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है,
तो उस टाइम हमने डिफाइन किया था स्टेबल और अनस्टेबल को, तो हम देख रहे हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। इन स्टेबल इक्विलिब्रियम potential energy of the system is minimum. Is always minimum. ये बात आप याद रखेंगे, ये हमने सरफेस टेंशन में भी पढ़ा था कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है स्टेबिलिटी के लिए। जहां भी स्टेबल सिस्टम चाहिए वो कब होगी स्टेबल कंडीशन, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। ठीक है, अब ये जो हमने थीटा इज इक्वल टू 90 लिया था, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्यों लिया था हमने। अब मान लीजिए हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी इन चार्जेस की अलग अलग निकालते हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस की। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पहले चार्ज को लेके आ रहे हैं, फिर दूसरे चार्ज को लेके आ रहे हैं, और फिर जो है कंबाइंड एनर्जी निकालते हैं। अभी हमने डिराइव किया है कितना होता है पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू Q1 इंटू VR1 प्लस Q2 इंटू VR2 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। अभी डिराइव किया था। अगर हम इस सिस्टम पे अप्लाई करें कि यहाँ पर हमने ए चार्ज रखा हुआ है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, हम चार्जेस को लेके आ रहे हैं। पहले हम इस चार्ज को लेके आते हैं, तो इसको हम Q1 कितना है हमारे पास, प्लस Q। यहाँ पर पोटेंशियल ये हम ड्रॉ कर लें अगर परपेंडिकुलर सरफेसेस, तो इन सब सरफेसेस से पोटेंशियल सेम होगा। इस पे पोटेंशियल ले लेते हैं हम VB, इस पोटेंशियल ले लेते हैं VA। ठीक है, तो पहले हम बी चार्ज को लेके आ रहे हैं, इस चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, ये वाला चार्ज, ए वाला चार्ज प्रेजेंट नहीं है उस टाइम, हम सिर्फ इस चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, Q इंटू पोटेंशियल एट बी। फिर हम लेके आ रहे हैं इस माइनस Q चार्ज को कहाँ पर, ए पॉइंट पे, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, माइनस Q पोटेंशियल एट ए, और प्लस Q1 और Q2, एक प्लस Q का है एक माइनस Q का है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2A। 2A क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस ये वाला। तो हमें कितना वर्क करना पड़ा, दैट इज इक्वल टू Q कॉमन ले लेंगे अगर हम, यू विल गेट VB माइनस VA प्लस माइनस Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2A। ठीक है, तो VB माइनस VA ये अलग अलग यहाँ पर पॉइंट्स हैं। अगर हम पोटेंशियल हमने लिया है थीटा इज इक्वल टू 90 वाली पोजीशन को हमने रेफरेंस पोजीशन माना है, क्यों, अगर हम थीटा इज इक्वल टू 90 ले लें, यानी कि डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, ये Q चार्ज प्लस Q यहाँ पर आ गया और माइनस Q यहाँ पर आ गया, ये डाइपोल जो है ये ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट B था, ये पॉइंट B यहाँ पर आ गया, और ये जो पॉइंट A था, ये A पॉइंट यहाँ पर आ गया। तो इस केस में दोनों एक ही लाइन पर आ गए हैं, यानी कि एक ही प्लेन में आ गए हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 90 जब होता है, उस केस में क्या होता है, VB इज इक्वल टू VA हो जाएगा, और VB इज इक्वल टू VA हो जाएगा, तो पोटेंशियल ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये टर्म तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्यों है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एंगल। ये एंगल पर डिपेंड नहीं कर रही है, Q कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 2A कांस्टेंट है, केवल ये एक टर्म एंगल पर डिपेंड कर रही है। और ये टर्म जो है इस केस में जब थीटा 90 है तब VB माइनस VA हो जाता है, और ये टर्म कितनी हो जाती है, दैट बिकम्स 0। इसीलिए जो है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री को हम रेफरेंस पोजीशन मान के चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगला हमारा टॉपिक होगा कंडक्टर्स, डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन।